इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्लास आपका चल रहा है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इतने समय इकोनॉमी में चल रहा है। आपके प्रारंभिक परीक्षा और आपके मुख्य परीक्षा जीएस थर्ड पेपर के डायमेंशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, आर्थिक समृद्धि क्या होती है, जिसको हम मात्रात्मक अवधारणा कहते हैं, एक देशीय अवधारणा कहते हैं, अल्पकालिक अवधारणा कहते हैं, जा करके देखें क्लास प्लेलिस्ट में बाबू पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आर्थिक विकास क्या होता है, एक प्रकार की गुणात्मक अवधारणा, एक प्रकार की बहुआयामी अवधारणा, विकास के सारे डायमेंशन को समाहित करती है। जो है विकास को सारे डायमेंशन को समाहित करे, आर्थिक विकास, जा करके प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है। दोनों के मध्य अंतर क्या होता है, सब कुछ मैंने जो है डिलीवर आपको किया है। इसी टॉपिक का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। इससे संबंधित कई रिपोर्टें जारी की जाती हैं, जैसे एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है लक्ष्य सूचकांक जारी किया जाता है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इसके अलावा 17 सतत विकास लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए। सारा कुछ जो है इस क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे। तो मेरा नाम है नवीन कुमार, गोलचक्र के परिवार की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत है। खैर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लब ऑफ रोम से ही इसकी शुरुआत हो जाती है, जहां पर लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1972 में। क्वेश्चन आया हुआ है। अभी सारा कुछ जो है दिखाएंगे कि इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, किन किन समय में, किन किन स्थानों पर, क्या क्या किन किन मुद्दों पर बातचीत होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? आपको यही बताएंगे कि प्राकृतिक संसाधन, जो भौतिक संसाधन या प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार हम या वर्तमान पीढ़ी प्रयोग करे कि आने वाली पीढ़ियों पर उसका किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े, निगेटिव प्रभाव ना पड़े। मतलब कि सीधी सी बात है कि जो हम डीजल प्रयोग करते हैं, हम पेट्रोल लेते हैं, हम जो है खनिज संसाधनों का उपयोग करते हैं, भूमिगत जो है जलों का उपयोग करते हैं, मछली का उपयोग करते हैं, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। इन प्राकृतिक संसाधन का वर्तमान पीढ़ी इस प्रकार प्रयोग करे कि आने वाली जो पीढ़ी है ना, उन पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े। मतलब सीधी सी बात है कि प्रकृति के पास मान लेते हैं कि 100 किलो यूरेनियम है। क्या है? 100 किलो यूरेनियम छोड़िए, खैर ये एक प्रकार का जो है परमाणु बम बनाने वाला जो है सेगमेंट है, तो इसको छोड़िए। आपके पास जो है जीवाश्म ईंधन मान लेते हैं कि 100 केजी है। अब 100 केजी है तो आपके पास इतनी तो तकनीक हो गई है कि 100 केजी उतार करके निकाल करके आप जो है क्या करें कि उसको उपयोग करके अपनी जीडीपी को बढ़ा लें, विकास स्तर को बढ़ा लें। लेकिन प्रकृति कहती है कि आप भी उसका उपयोग करें एक सीमा तक, इतना उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। आप जितना उपयोग आने वाली पीढ़ी या भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, इसको हम सतत विकास कहते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको परिभाषा समझ में आई होगी कि भौतिक संसाधनों का या प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी पर उसका किसी प्रकार का बुरा प्रभाव ना पड़े, और जिस कदर हम जो है उस संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उसी प्रकार वह भी उन संसाधनों का उपयोग करें और वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसी प्रकार जो है उपयोग के बारे में सोचें। ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब एक चीज समझना जरा, अगर मैं कहूं कि भाई सतत विकास का मूल अर्थ अंतर पीढ़ीगत समता, अंतर पीढ़ीगत मतलब कि जैसे मैं, हमारी अपनी पीढ़ी है वर्तमान पीढ़ी, और एक पीढ़ी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, तो इनके मध्य क्या होनी चाहिए? समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, है ना। अब यहां पर धारणीय विकास से तात्पर्य, थोड़ा सा परिभाषा पढ़ते हैं हम, समझते रहिएगा, एक एक चीज का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे मेरे प्यारे भाई, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि भाई धारणीय विकास से तात्पर्य कि वर्तमान पीढ़ी पर्यावरण और भौतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करे। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कह रहा है कि धारणीय विकास, अच्छा इसको धारणीय विकास भी कहते हैं क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, या फिर सतत विकास, या फिर धारणीय विकास, सतत पोषणीय विकास भी कभी कभी इसको कहते हैं, ठीक है ना। यहां पर कह रहा है कि सतत या धारणीय विकास का तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी पर्यावरण और भौतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करे कि भावी पीढ़ी पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। भावी पीढ़ी, जो हमारा भविष्यगत पीढ़ी है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। अब जैसे ये अपनी वर्तमान पीढ़ी है, और वर्तमान पीढ़ी के पास अगर आप देखेंगे तो इनके पास जो है तेल भी मौजूद है, खनिज भी मौजूद है, और मछली भी मौजूद है, मतलब कि बहुत सारे जो है भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं। अब इनके पास, मतलब कि वर्तमान पीढ़ी के पास इनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि ये चाहे तो संपूर्ण जो है तेल, खनिज और मछली को निकाल करके उपयोग कर लें और अपने विकास स्तर को जो है ठीक ठाक स्थिति में पहुंचा दें, अपनी जीडीपी को, अपने पर कैपिटा इनकम को ठीक ठाक। लेकिन ये बताइए ना कि तेल तो सीमित मात्रा में है, खनिज तो सीमित मात्रा में है, मछली तो सीमित मात्रा में है, तो ये जो आने वाली पीढ़ी है क्या इसकी हकदार नहीं है?
क्या तेल की हकदार नहीं है, या खनिज संसाधनों की हकदार नहीं है आने वाली पीढ़ी, या मछली की हकदार नहीं है, या फिर अन्य कोई प्राकृतिक संसाधन है उसका हकदार नहीं है? तो हकदार है ना। मैं कहता हूं कि आने वाली पीढ़ी, जैसे बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ को काट करके आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी की जरूरत नहीं है, पेड़ पौधों की जरूरत नहीं है उनको। भाई जिस कदर पेड़ों की कटाई वगैरह हो रही है, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पार्ट है, उसका भी प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी पर उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। तो कुल मिलाजुला करके ये जो भौतिक संसाधन है या प्राकृतिक संसाधन है, ये भावी पीढ़ी हमारी भी उतना ही उपयोग करे जितना वर्तमान पीढ़ी उपयोग कर रही है। तो ये अपनी वर्तमान पीढ़ी, ठीक है ना। अब यहां पर देखना जरा नीचे क्या दिया है, हम भविष्य के संसाधन कम या निम्नतम नहीं होने दे सकते। हम क्या करें, भविष्य के संसाधन, जो हमारे भविष्य के संसाधन या भावी पीढ़ी, उनका जो है संसाधन हम कम या निम्नतम नहीं होने दे सकते। तो मुझे उम्मीद है कि एक परिभाषा को लेकर के आप जो है स्पष्ट हुए होंगे। यहां पर देखना जरा, थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऐतिहासिक क्रम क्या है, कब क्या क्या चर्चा हुई, सब जगह से क्वेश्चन पूछा गया है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया तो लोगों ने कहा कि यार यहां से कहां, एक क्लब ऑफ रोम क्या होता है, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट क्या होती है, कहां से ये क्वेश्चन आ गया। तो अभी आप समझिए, जैसे मैं इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा रहा हूं, पहली चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं जो है आपको इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं, और इकोनॉमी में ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ सेगमेंट है उससे संबंधित बातें मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित, मैं आर्थिक विकास के उस डायमेंशन से संबंधित बातचीत कर रहा हूं जो मानव विकास के लिए जरूरी है, जो आर्थिक विकास को समाहित करता है। तो 1972 का दौर है, और 1972 में क्लब ऑफ रोम का आयोजन किया गया। क्या, क्लब ऑफ रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेट को आप जानते रहिएगा। और यहीं पर वृद्धि की सीमा अर्थात लिमिट टू ग्रोथ रेट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। क्या, दो बातें, एक तो 1972 में शुरुआत, 1972 में एक जो है समिट होता है क्लब ऑफ रोम, यहां पर लिमिट टू ग्रोथ, जिसको वृद्धि की सीमा या समृद्धि की सीमा रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है ना, ये प्रस्तुत की गई। और यहां पर देखा गया कि चर घातांकीय दर से जनसंख्या बढ़ रही है और सीमित हमारे पास संसाधन है। अभी समझिएगा जरा, अगर मैं कहूं कि 10% ग्रोथ रेट, 10% ग्रोथ रेट से क्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन समस्या क्या है, समस्या यह है कि 5% ग्रोथ रेट आपके जो है सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन। या फिर हम ये कहें कि ये तो जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन आपके पास जो संसाधन है, क्या संसाधन, ये क्या है, सीमित मात्रा में है। तो एक बात बताइए कि जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन आपके पास सीमित मात्रा में है, तो आने वाली पीढ़ियों पर उसका दुष्प्रभाव तो हो सकता है ना। तो एक मैटर जाहिर किया गया, एक मामला जाहिर किया गया, या एक विचार पनपा कि ये जो संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस कदर ये उपयोग ना करने की आने वाली पीढ़ियों पर इसका दुष्प्रभाव पड़े। तो एक कुछ बातें की गई कि जनसंख्या और संसाधनों के मध्य रिलेशन को स्थापित किया गया। इसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि की सीमा या समृद्धि की सीमा। मतलब कि आपकी जो समृद्धि हो रही है, आपका जो जीडीपी का विकास हो रहा है, पर कैपिटा इनकम का विकास हो रहा है, मात्रात्मक जो विकास हो रहा है, वो एक सीमा में होना चाहिए, एक लिमिटेशन उसकी होनी चाहिए, ताकि जो है जो पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो हमारे पास सीमित संसाधन है, उनके मध्य बेहतर संतुलन स्थापित किया जा सके। तो ये पहली बात समझ में आई, 1972 क्लब ऑफ रोम, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, इतनी बातें क्लियर। चले आते हैं 1987 के दौर में। अब 1987 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम है, आवर कॉमन फ्यूचर। अब यहां पर वर्ल्ड कमीशन ऑन क्लाइमेट, क्या नाम, वर्ल्ड इन्वायरमेंट कमीशन ऑन डेवलपमेंट, ये जो है एक आयोजन किया जाता है, इसको हम ब्रटलैंड आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रटलैंड आयोग। अगर मैं कहूं कि ब्रटलैंड आयोग कब गठित किया गया था, 1987 में, एक डेट पूछा गया है। और चीज समझिएगा जरा, दिया गया कि ब्रटलैंड आयोग क्या जो है क्लब ऑफ रोम से संबंधित है। ये 2025 के यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था। क्या था, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन, यूपीपीसीएस, ये 2025 का क्वेश्चन था। तो भाई ब्रटलैंड आयोग एक कब गठित की जाती है, 1987 में, लेकिन क्लब ऑफ रोम कब आता है, 1972 में। तो इससे संबंधित नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्लब ऑफ रोम से संबंधित ब्रटलैंड आयोग नहीं है। ब्रटलैंड आयोग की गठन जो है कब होता है, 1987 में होता है इसका, ठीक है ना। तो यहां पर आवर कॉमन फ्यूचर नाम से या हमारा साझा भविष्य नाम से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और यहां पर सतत विकास की पहली बार आधिकारिक क्या हुई, व्याख्या हुई। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की
पहली बार आधिकारिक व्याख्या कब हो रही है? तो आप बताओगे कि साहब ब्रटलैंड आयोग में होती है। कब यह प्रस्तुत किया जाता है? 1987 में गठित किया जाता है और यहां पर आवर कॉमन फ्यूचर नाम से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, हमारा साझा भविष्य। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन ने पूछा कि ब्रटलैंड आयोग कब गठित किया गया? 87 में। ब्रटलैंड आयोग में जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसका नाम क्या है? हमारा साझा भविष्य या फिर आवर कॉमन फ्यूचर। और यहां पर एक पॉइंट और आपको याद रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली बार आधिकारिक व्याख्या दी गई। फिर आते हैं आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट डेट 1992, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1992। ये 1992 इसको हम पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं और इसको हम रियो डी समिट के भी नाम से जानते हैं। इसको हम पृथ्वी सम्मेलन या फिर रियो डी जेनेरियो समिट के नाम से जानते हैं। यहां पर एजेंडा 21, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एजेंडा 21 कब घोषित किया गया? तो आपने बताना है कि साहब ये 1992 में घोषित किया गया। या फिर एजेंडा 21 किससे संबंधित है? पृथ्वी सम्मेलन या रियो डी जेनेरियो के समिट से सम्मेलन है। अभी समझना जरा, इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट आता है। एक कॉन्सेप्ट आता है सीओपी का। सीओपी क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसको कहते हैं। मतलब कि जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और जैव विविधता को लेकर के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी। विश्व स्तर पर पूरी जो है एक जो नेता नगरी है, नेता नगरी मतलब समझ रहे हैं, सारे देशों के प्रमुख उपस्थित होंगे और जलवायु परिवर्तन पर बातचीत करेंगे, मरुस्थलीकरण पर बातचीत करेंगे, यह लोग जो है जैव विविधता पर बातचीत करेंगे। इसको हमने क्या कहा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो कोई पूछे कि सीओपी की स्थापना या सीओपी का पहली बार उद्भव कब हुआ? तो आपने बताना है कि साहब 1992 के रियो डी जेनेरियो या पृथ्वी सम्मेलन में हुआ। इतनी बातें क्लियर। यहां पर एक चीज और आपको दिखाई पड़ेगा, यूएनसीसीसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अब जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इस पर सीओपी 1 होगा, सीओपी 2 होगा, सीओपी 3, मतलब ये बैठक है, ये बैठक के लिए प्रयोग किया जा रहा है और ये जलवायु परिवर्तन का एक मंच है। क्या? जलवायु परिवर्तन का यूएनसीसीसी। और उसके बाद एक और जो है यहां पर कॉन्सेप्ट लाया गया, यहां पर यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये मरुस्थलीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? मरुस्थलीकरण से संबंधित है ना। तो मरुस्थलीकरण को दूर करने के लिए या मरुस्थलीकरण से बचने के लिए जो यूएनसीसीडी का आयोजन किया जाता है, इसके लिए भी कोप का आयोजन होता है। ठीक है ना। और एक और कॉन्सेप्ट लाया गया 1992 में, जिसको हम सीबीडी कहते हैं। इसका नाम है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस पर भी कोप आयोजित, कोप किन किन मुद्दों पर आयोजित होता है? यूएनसीसीसी पर, यूएनसीसीडी पर और सीबीडी पर, सब जगह कोप आयोजित होगा। कोप का अर्थ यही होता है कि सारे देश, विश्व के सारे देश मिलकर के, इकट्ठा होकर के यूएनसीसीसी मतलब जलवायु परिवर्तन पर बातचीत करेंगे, मरुस्थलीकरण पर बातचीत करेंगे और जैव विविधता पर बातचीत करेंगे। क्या बाबू? जैव विविधता पर बातचीत करेंगे। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक चीज समझना जरा, यहां पर ये तीनों कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है। तो यहां पर जब जलवायु परिवर्तन पर बातचीत होगी, जैव विविधता पर बातचीत होगी, मरुस्थलीकरण पर बातचीत होगी, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इनडायरेक्टली अटैच्ड पॉइंट है। ठीक है ना। फिर आते हैं, एक काम करते हैं यहां पर। अब देखिए, मैंने बता दिया है कि भाई यूएनसीसीसी जलवायु परिवर्तन संबंधित, यूएनसीसीडी ये मरुस्थलीकरण से संबंधित, सीबीडी जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता से संबंधित, ये तीनों कॉन्सेप्ट कहां पर उभर करके आते हैं? तो आपने बताना है कि ये पृथ्वी सम्मेलन या रियो डी जेनेरियो समिट में उभर करके आते हैं। ठीक है। 2000 पे आइए। सन 2000 में क्या हुआ? 2000 में संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन द्वारा जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल घोषित किया गया। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जैसे कि 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य क्या रखा गया है? जनसंख्या के नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया है, गरीबी उन्मूलन का, बेरोजगारी उन्मूलन का, ये लक्ष्य, भुखमरी उन्मूलन का ये लक्ष्य रखा गया है। तो इसी को हम एमडीजी कहते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते हैं। कब ये लाया गया? तो आपने बताना है कि साहब 2000 में लाया गया। कब लाया गया बाबू? 2000 में लाया गया। और ये 2015 तक 8 लक्ष्य मतलब कि गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे लक्ष्य रखे गए थे और 2015 तक ये जो है लक्ष्य प्राप्त करना था। तो 2000 में क्या लाया गया?
यूएन के द्वारा एमडीजी कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है ना। अब एक चीज समझिएगा जरा, 2015 में ये चूंकि समाप्त हो जाता है तो 2015 में फिर क्या लाया जाता है, एसडीजी का कॉन्सेप्ट लाया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कॉन्सेप्ट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मतलब कि यूएन की बैठक होती है 2015 में, और फिर चूंकि ये जो एमडीजी का लक्ष्य 2015 में ही समाप्त हो जाता है, इसलिए 2015 में जब बैठक होती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रावधान किया जाता है और 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, समझिएगा जरा। और ये कहा जाता है कि 2030 तक विश्व के सभी देशों को 17 सतत विकास लक्ष्य जो है ये क्या करना है, प्राप्त करना है, ठीक है ना, 2030 तक, ठीक। इतनी बातें क्लियर। आते हैं 2002 पे। 2002 पे जरा आना, तो यहां पर अगर आप देखेंगे 1992 से 2002 पर जाने के लिए आपको कितना साल आगे जाना पड़ेगा, 10 साल। तो यहां पर 10 वर्ष की वर्षगांठ मनाई जाती है रियो डी जेनेरियो या पृथ्वी सम्मेलन की, 10 वर्ष की वर्षगांठ, है ना, 10वीं वर्षगांठ। और 10वीं वर्षगांठ कहां पर मनाई जाती है, जोहान्सबर्ग में। और ये जोहान्सबर्ग कहां है, तो आपने पता होगा कि साहब ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहां है बाबू, दक्षिण अफ्रीका में है। एक चीज समझिएगा जरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन ये 10वीं वर्षगांठ, इसका मुख्य विषय क्या था, गरीबी, जनसंख्या नियंत्रण, सतत विकास, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इतनी बातें क्लियर, एक क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है ना। 2002 हुआ। 2012 पे आइए, ये जो 2012 है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2012 मतलब कि 1992 से 2012 तक जाएंगे आप तो कितना साल हो जाएगा, ये आपको 20 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 साल। रियो प्लस 20 इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, रियो प्लस 20। और ये समिट कहां होता है, रियो डी जेनेरियो में होता है, जो कि कहां पर है, ब्राजील में है। और यहां पर द फ्यूचर वी वांट नाम से एक घोषणा पत्र जारी किया गया। द फ्यूचर वी वांट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो द फ्यूचर वी वांट रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है, रियो प्लस 20 या फिर ब्राजील समिट से, या फिर 2012 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। इतनी बातें क्लियर। अब एक चीज समझना जरा, 2012 के बाद 2015 का यही दौर आता है और यहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होती है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होने के बाद चूंकि एमडीजी का लक्ष्य समाप्त हो गया है, अब यहां पर एसडीजी का कॉन्सेप्ट लाया जाता है और 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए और कहा गया कि विश्व के सभी देशों से कि आप इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक क्या करें, प्राप्त करें। इतनी बातें क्लियर। यहां पर कह रहा कि वैश्विक प्रयास निरंतर है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रतिबद्धता सुदृढ़ हो रही है। तो ये कह रहा है कि भाई धीरे धीरे काम तो हो रहा है, लेकिन इनको हम रिपोर्टों के माध्यम से समझने का काम करेंगे। अब देखिए, यहां से जो आपके यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, पूछता है कि एसडीजी 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में, ऐसे सब कुछ। मतलब कि टोटल आपको 17 सतत विकास लक्ष्यों को याद रखना है। याद रखना है इसलिए कि क्वेश्चन आता है, कई मर्तबा क्वेश्चन आया हुआ है। आपको जो है ड्राफ्टिंग के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एक एक चीज आपको दिमाग में याद रखना है। सबसे पहले गरीबी, और गरीबी आएगी तो सर्वा भूखमरी जरूर आएगी। मतलब कि गरीबी सबसे पहले क्या आएगी, गरीबी। तो एसडीजी 1 में क्या है बाबू, आपने बताना है कि साहब गरीबी इसमें है। गरीबी उन्मूलन की बात होगी और एक गरीबी उन्मूलन की बात कब तक होगी, 2030 तक हम क्या होंगे, गरीबी उन्मूलन कर सकेंगे। या गरीबी उन्मूलन हमको करना है, कब तक करना है, 2030 तक। 17 सतत विकास, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। और ये 17 सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं, एसडीजी 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। अब देखना जरा एसडीजी 1 में है क्या है। अगर मैं पूछूं कि साहब एसडीजी 1 में क्या है, तो आपने बताना है कि गरीबी उन्मूलन है। क्या बाबू, गरीबी उन्मूलन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 में। फिर उसके बाद एसडीजी 2 में क्या है, भूखमरी है। जहां पर गरीबी होगी उसके बाद क्या आएगी, आपने बताना है कि भूखमरी आएगी। और भूखमरी अगर आई तो आपका स्वास्थ्य क्या अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा, आपने बताना है कि साहब नहीं, स्वास्थ्य हमारा बहुत डैमेज हो जाएगा। तो एसडीजी 3 में क्या रख दिया गया है, स्वास्थ्य रख दिया गया है। और स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं रहेगा तो क्या आपकी शिक्षा बेहतर होगी, बिल्कुल नहीं बेहतर होगी। तो एसडीजी 4 में क्या है, शिक्षा। एक बार और देखिए, सबसे पहले एसडीजी 1 में गरीबी, उसके बाद भूखमरी, 2 में भूखमरी, और 3 में क्या है, स्वास्थ्य, और उसके बाद शिक्षा। तो गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य और शिक्षा एकदम दिमाग में रखना है। 5 पर जरा आइए।
5 पर जैसे ही आप आते हैं, अगर शिक्षा नहीं होगी तो आपके अंदर क्या होगा, पुरुष और महिला के बीच विभेद करेंगे, लैंगिक आप में भेदभाव जन्मेगा। इसलिए लैंगिक समानता की बात की जाती है। किस समानता की बात की जाती है एसडीजी 5 में बाबू? तो आप बताओगे कि साहब एसडीजी 5 में लैंगिक समानता की बात की जाती है। एसडीजी 6 में क्या फिर होगा? फिर उसके बाद स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और स्वच्छता। एक क्वेश्चन पूछा गया है 2000 किस पीसीएस के, यूपी पीसीएस में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। और पूछा गया एसडीजी 6 को लेकर के कि कौन सा सब्जेक्ट इसमें है, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, ठीक है। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया जा रहा है, हर घर नल योजना जो चलाई जा रही है, ये इसको मतलब एसडीजी लक्ष्य को 6 को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही है। तो आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के द्वारा सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी योजनाओं परियोजनाओं का निर्माण किया गया है या संचालित की जा रही हैं, तो ये आपको बताना है। अभी खैर सब कुछ जो है योजनाओं परियोजनाओं को एक एक एसडीजी लक्ष्यों से हम लोग जो है तुलना करेंगे। तो कहां तक आप आए? एसडीजी 5 तक क्या? गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके बाद लैंगिक समानता स्थापित करना, ठीक है ना। तो ये चीजें होगी 5। अब निकाल दीजिए। 6वें पे जैसे आप आएंगे आपको मिलेगा स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। 7वें पर आपको मिलेगा किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। तो स्वच्छ जल यहां पर ले लीजिए और यहां पर स्वच्छ क्या ले लीजिए, ऊर्जा ले लीजिए। मतलब कि 6 में आप स्वच्छ जल और 6 में आप स्वच्छ ऊर्जा। 6 देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तब भी याद हो जाएगा। 6 मतलब कि स्वच्छ, है ना। 6 मतलब स्वच्छ। पहले आप जल ले लीजिए, जल से ही जीवन है, जल से ही सब कुछ उत्पत्ति हुई, तो मान लीजिए पहले जल आ जाएगा 6 में। और उसके बाद जो है 7 में क्या आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, ऊर्जा आ जाएगा। 8 में जरा आना, जब ऊर्जा आपके पास आ गई तो आप क्या काम करेंगे, आप कार्य करेंगे और आप जो है आर्थिक वृद्धि के लिए काम करेंगे। तो एसडीजी 8 में क्या है, तो उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक वृद्धि। क्या है बाबू, एसडीजी में 8 में उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि है। अब एक मर्तबा जरा बढ़ाना, गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा। गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा। फिर उसके बाद लैंगिक समानता। फिर उसके बाद आप 6 पे आए, 6 में 6 पे ध्यान देंगे तो क्या, स्वच्छ जल। फिर उसके बाद 6 आप जाएंगे स्वच्छ ऊर्जा। फिर उसके बाद ऊर्जा आपके पास कलेक्ट हो गई तो कहां पर जाएंगे आप जाएंगे जो है अपने पास काम करने, अपनी आर्थिक वृद्धि आप करेंगे। तो 8 तक आपने पहुंच गया। अब देखिए आधा आपने जो है क्राइटेरिया तय कर लिया, आधी आपने जो है जगह जीत ली है। फिर उसके बाद आइए 9 पे, ठीक है ना। अब 9 पे जब आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर जैसे आप उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि की बात करेंगे तो कैसे कर पाएंगे आप, उद्योग और नवाचार और अवसंरचनाओं से कर पाएंगे। किससे कर पाएंगे, एसडीजी 9 से कर पाएंगे, ठीक है ना। एसडीजी 9 उद्योग, नवाचार और क्या है, अवसंरचना। एसडीजी 10 जरा एक काम ध्यान से सुनिएगा। एसडीजी 5 में क्या था, लैंगिक समानता। एसडीजी 10 में क्या है, असमानताओं में कमी। अरे भैया एकदम सेम मिल रहा है ये, तो 5 दूना 10 कर लीजिए, है ना। क्या कर लीजिए, 5 दूना 10 कर लीजिए। और यहां पर लैंगिक समानता है और कह रहा है यहां पर असमानताओं की कमी। असमानताओं की कमी तो मतलब कि लैंगिक असमानताओं की भी कमी हो सकती है, जातिगत असमानताओं की भी कमी हो सकती है, आय असमानताओं की भी कमी हो सकती है। यहां पर कह रहा है असमानताओं की कमी मतलब कि असमानता नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, चाहे वो सामाजिक असमानता हो, चाहे वो जो है लैंगिक असमानता हो। इन असमानताओं में क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। अब फिर उसके बाद 11, जैसे आप 11 जाएंगे तो आप जब भी जो है कहीं पर जाते हैं, मतलब कि आप जाते हैं, कहां पर जाते हैं, आप विवाह शादियों में जाते हैं तो 11 रुपया देते हैं। क्या देते हैं, 11 रुपया दे करके जो है विवाह शादियों में जो है आप धाड़ी विकास करते हैं। क्या, सतत विकास करते हैं। सतत विकास मतलब कि भाई हमारा तो कल्याण हो गया, इस बिटिया का भी क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। धाड़ी सतत विकास हो रहा है 11 रुपया दे करके। ऐसे मतलब मैं बता रहा हूं एक तरीका आपको याद रखने का, ठीक है ना। तो 11 में क्या, धाड़ी शहरी विकास की बात होती है। 12 में जरा आइए, यहां 12 में आपसे कह रहा है कि भाई जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। क्या, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। अब एक काम करिए, ये आपको 11 समझ में आया, विवाह शादी में गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं, धाड़ी शहरी विकास की आपने बात कर लिया। उसके बाद आपने कहां गए, 12 पे जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13 पे जैसे आएंगे यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट आपको मिलने वाला है जलवायु परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्रवाई। 13 में, एसडीजी 13 में 13 में पूछा गया है। फिर 14 में क्या है, जलीय जीवन।
पहले आपको जल पर जीवन आएगा। कहां पर आएगा? जल में जीवन आएगा, और उसके बाद स्थल पर जीवों की रक्षा होगी। पहले जल पर जीवों की रक्षा कर लीजिए। जल से क्या हुआ, यहां पर देखिए 6 में जो है पहले जल आया था, है ना, फिर उसके बाद आपने जो है स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, पहले जल को ले आइए, यहां पर भी पहले जल को ले आइए। 14 और 15 में, तो 14 में पहले जलीय जीवन ले आइए, है ना, जलीय जीवों की रक्षा, उसके बाद 15 में स्थलीय जीवों की रक्षा। 16 में क्या है? 16 में यही कह रहा है कि भैया शांति और सशक्त संस्थाएं होनी चाहिए एसडीजी को प्राप्त करने के लिए। फिर उसके बाद 17 में क्या है कि 17 एसडीजी 16 में कि लक्ष्यों के लिए भागीदारी सबकी क्या होनी चाहिए? भागीदारी होनी चाहिए। एक बार बताना जरा, एक बार रिवीजन करिए जरा। गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, 5 याद हो गया। 6 पे फिर आइए, 6 मतलब स्वच्छता, फिर उसके बाद स्वच्छ जल, और उसके बाद 7 पे चले जाइए, क्या है? स्वच्छ ऊर्जा। फिर उसके बाद 8 पे चले जाइए। 8 पर क्या मिलेगा आपको? 8 पर आपको जो है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास, मतलब कि आपके अंदर ऊर्जा हो गई तो फिर आप कार्य कर रहे हैं, आर्थिक विकास कर रहे हैं। 9 में क्या है? नवाचार है, उद्योग है। 9 से नवाचार, उद्योग। फिर उसके बाद 10 में क्या है? 5 दूना 10, लैंगिक असमानता को आपने कम किया था, लैंगिक समानता आपने स्थापित की थी, किसमें? 5 में। 5 दूना 10 कर लीजिए, असमानता को कम कर लीजिए। 11 स्थानीय शहरी विकास। 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13 जलवायु कार्रवाई। 14 जलीय जीवन। 15 स्थल पर जीवन। 16 शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करना। 17 सारे लोग मिलकर के कार्य करने। ये पूरा आपका एसडीजी लक्ष्य, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलें आगे, चलें आगे। ये आपको याद रखना, इसलिए मैंने ज्यादा इस पर फोकस किया। अब एक चीज समझना जरा, यहां पर कह रहा है कि वैश्विक स्थिति क्या है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये 2026 का आपको याद रखना है। 2026 में अगर मैं कहूं कि यहां पर कौन कौन राज्य, कौन कौन देश ने बहुत अच्छा स्थान हासिल किया, तो फिनलैंड ये पहला स्थान हासिल किया है। कौन? फर्स्ट पोजीशन है वो फिनलैंड की है। उसके बाद सेकंड और थर्ड स्वीडन और डेनमार्क की है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर बाबू कौन है? तो आपने बताना है साहब ये फिनलैंड है, उसके बाद स्वीडन है, फिर उसके बाद डेनमार्क है। ठीक है ना। और भारत की स्थिति क्या है? तो यहां पर भारत की स्थिति, इसको काटिए और भारत की स्थिति बताइए। ये 94वीं है, 94वें स्थान पर। ठीक है ना। भूटान कौन से स्थान पर है? ये 74वें। नेपाल ये 85वें स्थान पर। किस स्थान पर? 85वें। और पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान का हमने 140वां लिख दिया है, इसको गड़बड़ काटिए और पाकिस्तान का 132वां स्थान लिख दीजिए। कौन सा? 132वां स्थान। इतनी बातें क्लियर? तो आपको रिपोर्टों के माध्यम से भी थोड़ा सा हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। यहां पर अब ये कह रहा है, ये रिपोर्टवा ये बता रही है कि भाई केवल 17%, यहां पर लगभग लिख लीजिए, क्या? लगभग 17%, मतलब कि वैसे तो 16.5% के आसपास है ना, लेकिन 17% लगभग लिख लीजिए। लगभग 17% एसडीजी लक्ष्य ही 2030 तक प्राप्त किए जा सकते हैं। ये रिपोर्ट बता रही है 2026 की कि 2030 तक जिस रफ्तार से हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं एसडीजी लक्ष्यों को, वो जो है 2030 तक केवल ऐसे ही चलते रहा तो ससुरा केवल 17%, मतलब कि जो 83% है ये वैश्विक प्रगति क्या है, इनमें कमी बहुत ज्यादा है। जिस रफ्तार की जरूरत है उस रफ्तार की जरूरत यहां पर महसूस नहीं हो रही, मतलब कि वो रफ्तार नहीं मिल पा रही है। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं उसमें कितने सतत विकास लक्ष्य? केवल 17% सतत विकास लक्ष्य ही हासिल हो पाएंगे, बाकी 83% ये हासिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। तो एक कुछ रिपोर्ट आप बता करके क्रिटिसाइज कर सकते हैं ये कुल मिला जुला करके। ठीक है ना। अब एक काम करना जरा, एक और रिपोर्ट जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा, बहुत अच्छी रिपोर्ट है जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स। और एक 2023-24 की रिपोर्ट है, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो शीर्ष राज्य हैं उनको टॉप राज्य निकाला जाता है, तो केरल और उत्तराखंड इनको संयुक्त रूप से 79 अंक मिले हैं जो कि शीर्ष पर हैं। कौन? केरल और उत्तराखंड। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद सबसे निम्न स्थान किसका है? तो आपने बताना है कि सबसे जो निम्न स्थान है वो जो है आपको बिहार का मिलेगा, उसके बाद झारखंड का मिलेगा, देन नागालैंड का मिलेगा। तो बिहार, झारखंड, नागालैंड सबसे जो है बॉटम पर है और सबसे टॉप पोजीशन पर केरल और उत्तराखंड है। ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि भाई उत्तर प्रदेश किसमें आएगा, तो इसमें क्या है कि 3-4 आपको जो है श्रेणियां जारी की जाती हैं। एक जो है आकांक्षी श्रेणी, दूसरी प्रदर्शनकारी, और तीसरी अग्रणी, और चौथा लक्ष्य प्राप्तकर्ता। लक्ष्य प्राप्तकर्ता में कोई राज्य ही नहीं आया है।
लक्ष्य प्राप्तकर्ता में कोई राज्य नहीं और आकांक्षी जो है राज्यों में कोई राज्य नहीं। तो मतलब कि दो निकाल दीजिए, एक एस्पिरेंट्स मतलब कि आकांक्षी और दूसरा जो है लक्ष्य प्राप्तकर्ता। दो आप जो है सेगमेंट, दो जो है डायमेंशन निकाल दिए। अब आपके पास एक तो जो है परफॉर्मर बच रहे हैं और दूसरा फ्रंट रनर बच रहे हैं। परफॉर्मर में जब जो सबसे निचले स्तर के हैं मतलब कि बिहार झारखंड वाले ये सब आ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश आपको अग्रणी मतलब कि जो है फ्रंट रनर की स्थिति में दिखाई पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश किस जो है स्थितियों में है, तो आप बताओगे कि किन किन कंडीशन में है। उत्तर प्रदेश अग्रणी मतलब कि जो है फ्रंट रनर की स्थिति में आता है। ऑप्शन ए चारों देगा, तो उसमें से आपको अग्रणी राज्य में लगाना है, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर। यहां कह रहा कि भारत का जो समग्र स्कोर है वो कितना है, 71 है। कितने बाबू, 71 है। तो एक कुछ बातें हमने नीति आयोग, कभी कभी यही पूछता है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया था 2015 में, अब ये नीति आयोग हो गया है। और इस नीति आयोग जो कि एक प्रकार की सहकारी संस्था है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है ना। अब यहां पर आइए जरा नेक्स्ट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि साहब ये जो एसडीजी है रिपोर्ट है ना, कि एसडीजी प्राप्ति हो तो भारत सरकार के प्रयास, तो यहां पर कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हैं कि एसडीजी जो रिपोर्ट है, जैसे एसडीजी 1 क्या है, गरीबी, आप जानते हैं। यहां पर भी रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं कि एसडीजी 1 मतलब कि गरीबी उन्मूलन के लिए सहायक हो सके। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन से कार्य किए जा रहे हैं या किन स्तरों पर या कौन सी परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है, तो आप बताओगे। यहां पर हमने सारा कुछ ड्रॉपिंग के माध्यम से रख दिया है। पहला कि एसडीजी 1 में क्या है बाबू, गरीबी, और गरीबी को कम करने के लिए क्या, पीएम आवास योजना लाई गई है, मनरेगा योजना लाई गई है। अब तो खैर इसका नाम जो है आपको क्या, कौन सा योजना कर दिया गया है, इसका नाम शायद चेंज कर दिया गया ना, मनरेगा योजना का नाम, इसको देख लीजिएगा। खैर अभी ये बता देते हैं, नाम याद आ जाएगा तो ठीक है ना। प्रधानमंत्री जनधन योजना कुल मिलाजुला करके एक गरीबी उन्मूलन के लिए एक ठीक ठाक प्रयास है ना। वैसे ही जब आप देखेंगे कि भुखमरी एसडीजी 2, इसमें क्या है, भुखमरी, तो आप जानते हैं कि भाई पोषण अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है लाया गया है 2013। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्य योजना, ये सब योजनाएं मिल करके आपको क्या, भुखमरी से उभारने का प्रयास करेंगी। फिर उसके बाद एसडीजी 3, भाई भुखमरी से उबारने का प्रयास करेंगी तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो इन योजनाओं को आप यहां पर भी इंक्लूड कर सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी, मतलब कि एसडीजी 3 के लिए भी एक क्या है, बहुत प्रासंगिक है ना। तो शिशु एवं मातृ टीकाकरण मिशन, इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये सब जो है एसडीजी 3 मतलब कि स्वास्थ्य के लिए है। फिर उसके बाद शिक्षा के लिए क्या किया जाता है, एसडीजी 4 के लिए सरकार द्वारा कौन से प्रयास, तो समग्र शिक्षा अभियान, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और पीएम श्री तथा अनुच्छेद 21 जो आर्टिकल 21A है उसको अब जो है राइट टू एजुकेशन कर दिया गया है, फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। मतलब कि अनुच्छेद 21 का में क्या है, अब मूल अधिकार शिक्षा को क्या कर दिया गया है, एक प्रकार का मूल अधिकार, जो कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसको जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो एसडीजी 4 तक आप आए। एसडीजी 5, तो एसडीजी 5 क्या है, लैंगिक समानता स्थापित करना। तो लैंगिक समानता के लिए कई भी कार्य किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद एसडीजी 6, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त जो है, खुले में जैसे बार बार आपको पता होगा कि जैसे लैट्रिन बाथरूम जो बनाया जाता है ना, एक खुले में शौच मुक्त जो अभियान चलाया गया है, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, और इसके अलावा हर घर जल योजना वगैरह चलाई जा रही है। एक कुल मिलाजुला करके एसडीजी 6 को टारगेट करता है, ठीक है। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा एसडीजी 7 आपको पता होगा किफायती ऊर्जा, और किफायती ऊर्जा के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है ना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, ये सब आपको कहीं न कहीं ग्रीन एनर्जी को टारगेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे, है ना। एसडीजी 8 आर्थिक वृद्धि, और आर्थिक वृद्धि में आप जानते हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कौशल भारत मिशन और पीएम इंटर्नशिप योजना, एक क्या कर रही है, एसडीजी 8 को प्रोत्साहित कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद एसडीजी 11 क्या है, सतत शहरी विकास, यहां पर स्मार्ट सिटी मिशन, ये 100 शहरों का जो है स्मार्ट सिटी मिशन, ये क्या कहा है,
किसको प्रोत्साहित करेगा? एसडीजी 11 को। फिर उसके बाद जलवायु परिवर्तन के लिए जो एसडीजी 13 है, यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो जिसको इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन कहते हैं, फिर एसडीजी इंडिया इंडेक्स। फिर उसके बाद यहां पर देखना जरा एसडीजी 15 स्थलीय जीवन। स्थलीय जीवन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो गया और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम हो गया। तो एक कुल मिला जुला करके जलीय जीवन, स्थलीय जीवन को प्रोत्साहित करते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि भारत सरकार के द्वारा एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं मेंस के क्वेश्चन में, तो आप इन सब चीजों को याद रखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी प्रकार के कंटेंट को लिखते समय, ठीक है ना। अब एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आर्थिक समृद्धि, विरोधाभास थोड़ा सा है कि आर्थिक विकास विहीन आर्थिक समृद्धि। हमारे यहां जो है या फिर बहुत से ऐसे देशों में आर्थिक विकास नहीं है पर आर्थिक समृद्धि है, मतलब कि जीडीपी की रफ्तार आपको ज्यादा मिलेगी, आपको जीडीपी की रफ्तार क्या होगी? ज्यादा मिलेगी। लेकिन समस्या क्या है? विकास का स्तर कम मिलेगा, वहां पर एजुकेशन कम मिलेगा, वहां पर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, वहां पर गरीबी रहेगी, वहां पर असमानता बहुत ज्यादा रहेगी, वहां पर नैतिक विकास कम रहेगा, वहां पर सामाजिक सोशल डेवलपमेंट कम रहेगा। तो आर्थिक विकास विहीन आर्थिक समृद्धि, मतलब कि आर्थिक समृद्धि तो है लेकिन आर्थिक विकास नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, आप जानते हैं कि आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हमने बताया था, जाकर के उस क्लास को आप देखें। एक प्रकार की मात्रात्मक अवधारणा है, एक प्रकार की जो है किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन में होने वाली वृद्धि को अभिव्यक्त करता है। ए उत्पादन में अभिवृद्धि, ए आय में अभिवृद्धि, ए जो है जीडीपी में अभिवृद्धि, मतलब कि एक प्रकार का मात्रा को व्यक्त करता है। मात्रा या फिर उत्पादन में होने वाला जो परिवर्तन है उसको अभिव्यक्त करता है। तो अगर मात्रा की बात करें तो जीडीपी भी एक प्रकार की क्या है बाबू? आपने बताना कि साहब जीडीपी भी मात्रा है। पीसीआई पर कैपिटा इनकम भी क्या है? मात्रा है। जीएनआई एक प्रकार की एक क्या है? मात्रा है। तो ये सब जो है एक प्रकार की मात्रा है और इन मात्राओं को अभिव्यक्त करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ चूंकि मात्रा को केवल अभिव्यक्त करता है, ना तो यहां पे शो करता है कि आपका पर्यावरण कैसा है, ना तो शो करता है कि गरीबी कम हुई कि नहीं हुई, ना तो लैंगिक विकास, ना तो और कुछ, तो केवल मात्रा को शो कर देना आर्थिक समृद्धि कहलाता है, ठीक है। जैसे बस मैं यही कहूं कि आपके जमीन के नीचे से पेट्रोल निकल गया और आपके पास ठीक ठाक पैसा हो गया, पर आपका स्वास्थ्य नहीं सही है, पर आपका जो है रहन सहन सही नहीं है, पर आपका नैतिक विकास सही नहीं है, आपके पास एजुकेशन लेवल सही नहीं है, पर आपके पास अमाउंट आ गया, आपके पास पैसा आ गया, तो आपके पास समृद्धि आ गई, ना कि आपके पास विकास आ गया, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट कि विश्व के अनेक अर्थव्यवस्थाओं में सकल घरेलू उत्पाद में तो वृद्धि हो रही है लेकिन नागरिकों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई कुछ ऐसे देश हैं जहां पर जीडीपी ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है लेकिन वहां पर आर्थिक विकास नहीं है ना। समस्या क्या है कि केवल आर्थिक समृद्धि बिना सामाजिक आर्थिक विकास के देश में समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में अवरोध उत्पन्न करती है। तो ये कह रहा है कि अगर केवल आर्थिक समृद्धि होगी और आर्थिक विकास नहीं होगा तो बहुत सारे सेगमेंट जो है क्या होंगे? प्रभावित होंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए जरा, अगर हम एक केवल आर्थिक समृद्धि के 6 प्रमुख दुष्परिणाम को देखें। आर्थिक समृद्धि अगर आ ही जाए तो कौन कौन से दुष्परिणाम आ सकते हैं? कि हमारे पास मात्रा ठीक ठाक, हमारे पास पैसा आ जाए, और पैसा आएगा तो इनइक्वलिटी जन्म लेगी। क्या? असमानता मतलब कि एक उच्च वर्ग तैयार होगा, एक निम्न वर्ग तैयार होगा। तो केवल उच्च वर्ग तक सीमित ही होगा, क्षेत्रीय और सामाजिक आर्थिक असमानता में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए तेल उत्पादक देशों के पास ठीक ठाक पैसा है, बहुत ठीक ठाक पैसा है, लेकिन उनके पास आर्थिक समृद्धि है, विकास नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद पर्यावरणीय समस्या आपको देखने को मिलेगी, इन्वायरमेंटल समस्या, अंधाधुंध साला मतलब कि एकदम विकास से जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संकट, ये सब मतलब कि आपको समस्या है। भावी पीढ़ियों के जीवन स्तर में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। आने वाले मतलब कि धाड़ी जो विकास है वो प्रभावित होगा। करप्शन, यहां पर भ्रष्टाचार कुछ मिल सकता है कि मतलब कि कुछ ही हाथों में धन का संकेंद्रण, काले धन और मुद्रास्फीति की समस्या आपको दिखाई पड़ सकती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उपभोग का अस्थिर रहना, उपभोग का स्थिर मतलब कि उत्पादन में वृद्धि लेकिन मांग और उपभोग में कमी, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार नहीं होता। सैन्य खर्च में वृद्धि, मिलिट्री ओवर हेल्थ, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के बजाय सैन्य खर्चों पर अत्यधिक जोर जो वास्तविक विकास को क्या करता है? रोकता है, ठीक है। फिर उसके बाद छठा क्या है कि सामाजिक कुरीतियां, ये सामाजिक कुरीतियां भी जन्म लेती हैं कि वंचित वर्गों में अभाव के कारण ये हताशा, जिससे अपराध तथा सामाजिक तनाव में क्या होती है? वृद्धि होती है।
तो एक कुछ सेगमेंट मिल सकते हैं कि केवल आर्थिक समृद्धि के 6 प्रमुख दुष्परिणाम ये हमको क्या दिखाई दे सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी निष्कर्ष के रूप में ये जो समृद्धि से विकास तक का सफर है, आप बता सकते हैं कि जहां पर समृद्धि भी होनी चाहिए और लक्षित योजनाएं भी ठीक ठाक से काम करें, वहां पर आर्थिक जो विकास होगा, वास्तविक आर्थिक विकास, ये हमको हासिल हो सकेगा, है ना। तो आर्थिक समृद्धि को आर्थिक समृद्धि मतलब जीडीपी को वास्तविक आर्थिक विकास में बदलने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों और भारत के लक्षित योजनाओं की क्या है, जरूरत है। मतलब कि एसडीजी के साथ साथ इस लक्षित सरकारी योजनाओं की क्या जरूरत है, किसको प्राप्त करने के लिए, आपको एक वास्तविक रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए। विकास वही है जो आज की पीढ़ी का उत्थान करे और भावी पीढ़ी के संसाधनों को क्या रखे, सुरक्षित रखे। ये क्या है, विकास। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा समझ में आया होगा। कल मिलते हैं, आज के लिए ही इतना ही। और आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। नोट्स वगैरह बनाते रहिए, आपसे हाथ जोड़ करके क्या रिक्वेस्ट है। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना। थैंक यू।